Hello, students. I, Lokesh Seni, once again welcome you all to the Shankar IAS Academy. Now, here we are for today's daily current affairs. Before that, I would like to tell you that Shankar IAS Academy is launching their GSPCM batch on 16th of February. Admission lines are open, so please register as soon as possible. And from the 20th February, we are launching our second phase of our prelims fitness test, in which you'll get 54 tests. So please register yourself. Okay, so admissions are open for the 20 February 2026. For more information, you can connect on 9003190030. Today's topics for the discussion is, in the first topic, we'll discuss about the PM Daksh program, that what is the current scenario, what is going in the PM Daksh program, and this NALSA scheme, and we'll discuss about the Dal Lake and restoration in Jammu and Kashmir, then the IT rules amendment 2026 and AI labeling, because right now AI is being in the way, it has become for the society, both it have both positive effect and negative effect. And then the every day we'll discuss about some important key facts or key topics which are very much and important from the point of view of prelims examination. Now, see, less than half of those trained under PM Daksh scheme for SC and OBCs and denotified tribes जो है got jobs. So target था जिस मिलना चाहिए था उस स्कीम से जो है PM दक्ष स्कीम से उन लोगों को उतना प्लेस हो नहीं पाया. अभी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये स्कीम क्या थी. प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही एक स्कीम थी, योजना थी, जो कि 2020 एंड 21 में गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट वाज सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि ये गवर्नमेंट की स्कीम थी, 100 में सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करेगा, और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंटर स्कीम का मतलब होता है जहां स्टेट और सेंटर दोनों मिलके जो है वो स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे. या तो 60-40 भी हो सकता है, 90-10 भी हो सकता है, और जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. बट सेंटर सेक्टर स्कीम के अंदर 100% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, बिकॉज यूनियन लिस्ट के ऊपर ही वो स्कीम बनाते हैं, एंड 100% मनी इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही to provide skill training through the quality institutional to improve employment. कि we will increase their skill, कि इन लोगों की स्किल के ऊपर हम काम करेंगे ताकि इन लोगों को जॉब्स मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिलने में आसानी होगी. कि इफ विल वर्क ऑन देयर स्किल देन इट विल बी इजी फॉर गेट जॉब opportunities for the scheduled caste people and other backward classes people and EWS people, economic weaker section, and denotified tribes, DNTs, and the सफाई कर्मचारीज, द वेस्ट पिकर्स, कि इन लोगों को स्किल देके इन लोगों को जॉब्स में प्लेसमेंट इनका करवाया जाएगा. तो प्लेसमेंट और परफॉर्मेंस इनकी 2021 से लेके 24 तक का क्या रहा है, विल डिस्कस अबाउट दिस. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द स्कीम, इनको इंश्योर करना था कि एटलीस्ट जो भी इनके इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये जो कुछ कमीशंस बनाए थे, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जिसका जो स्किल ट्रेनिंग के लिए गया होगा, कि उस इंस्टीट्यूट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 70% जो है वो एटलीस्ट प्लेसमेंट उनको मिले. प्लेसमेंट इंक्लूड्स वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. प्लेसमेंट में वेज एम्प्लॉयमेंट, जहां वो सैलरी के लिए काम कर रहे हो, सैलरी पे काम करते हो, वो भी माना जाएगा. और या फिर हमने उनको बना दिया दैट वी हैव मेक देम सो मच कैपेबल दैट दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड. इफ दे फेल, 30% ऑफ द ट्रेनिंग कॉस्ट पर कैंडिडेट इज फोर्टिफाइड. अगर वो फेल हुए तो 30% ऑफ द ट्रेनिंग कॉस्ट पर कैंडिडेट इज द फोर्टिफाइड. 1.5 लाख कैंडिडेट्स जो है अभी तक ट्रेन कर दिए गए हैं, और उस 1.5 लाख में से ओनली 44% हैव बीन प्लेस्ड. दिस इज अ फार बिलो देन द मैंडेटरी टारगेट ऑफ द 70%. मतलब 1.5 लाख एप्लीकेंट्स में से अभी तक सिर्फ 44% लोगों को, जिन्होंने ट्रेनिंग के अंदर इनरोल किया था, जॉब मिली है. बाकी जो है उन लोगों को मिला नहीं है. जबकि टारगेट जो इस स्कीम का था, प्रधानमंत्री दक्षता PM दक्ष स्कीम का, वो था कि जो भी ट्रेनिंग के लिए या जो भी स्किल ट्रेनिंग के लिए जो भी अप्लाई करेंगे, उनमें से 70% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. राइट. नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस जो NSFDC है, उसमें प्लेसमेंट रेट 49% रहा है. ठीक है, इनका टारगेट ग्रुप था शेड्यूल कास्ट. कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान, त्रिपुरा, झारखंड, यहाँ पे जो है
प्लेसमेंट जो है वो लेस देन जो है 40% रहा है। ठीक है, फिर जो नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट था, इनमें प्लेसमेंट रेट सिर्फ 48.9% है। इनका टारगेट ग्रुप ओबीसी था। और नेशनल जो सफाई कर्मचारी है, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट बोर्ड है, एनएसके एफडीसी, प्लेसमेंट रेट इज वेरी वेरी बिलो 23%, वेरी पुअर। और जो टारगेट ग्रुप है डीएनटी सफाई कर्मचारी का, 16 आउट ऑफ 25 स्टेट्स ट्रेंड, 0 कैंडिडेट्स अंडर एनएसकेएफडीएससी 2023। 25 में से 16 लोगों ने तो किसी भी कैंडिडेट को जो है वो ट्रेनिंग ही नहीं दी। तो इससे यू कैन गेट एन आइडिया दैट हाउ सीरियस स्टेट्स आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर सेंट्रल sector scheme. Structural issues highlighted: all three corporation failed to meet 70% because the target was 70%. All of these, whether it is National Commission Financial Development for SC, whether it is for OBC, whether it is for these denotified tribes, or you call Safai Karamcharis, all of them, they failed to meet the 70% placement norm. Large interstate disparities, weak outreach under, I mean, इन लोगों ने एडवर्टाइज इसका अच्छे से नहीं किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए। और अकाउंटेबिलिटी, पुअर अकाउंटेबिलिटी डिस्पाइट द फाइनेंशियल पेनल्टी प्रोविजन, फाइनेंशियल जो पेनल्टी थी उसका प्रोविजन था, उसके बावजूद भी इस स्कीम को पीपल नॉट हैव टेकन सीरियसली। And recent development from 2024 to 25 onwards, PM Daksh has been merged with प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इसको जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ जो है इसको जोड़ दिया। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है that comes under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Now here is the question: which one of the following ministry implement the PM Daksh scheme? PM Daksh scheme को कौन implement कर रहा था? The correct answer would be Ministry of Social Justice and Empowerment. Ministry of Social Justice and Empowerment is the correct answer. लेकिन अब ये स्कीम जो है वो मर्ज कर दी गई कौशल विकास योजना के साथ, और इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अगर वो ये पूछते हैं कि पीएम स्किल इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, देन यू हैव टू आंसर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। एंड इफ दे आस्क यू पीएम दक्ष स्कीम, देन यू हैव टू आंसर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगेन इज अ सेकंड टॉपिक, नालसा संवाद स्कीम। जो नालसा संवाद स्कीम है 2025 सीक्स टू इंप्रूव, बढ़ानी पड़े आउटरीच ड्रिवन अप्रोच। जब तक ये लोग कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच ड्रिवन अप्रोच नहीं रखेंगे, तब तक देयर विल बी नो गवर्नमेंट स्कीम, चाहे कितनी भी अच्छी आप स्कीम बना दो, वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। स्कीम प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड संवाद यूनिट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसको हम बनाएं, क्योंकि ये हमारी डीपीएसपी में भी इसका प्रोविजन है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को फ्री लीगल एड दे सकें। लेकिन पहले इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज नालसा संवाद। विल ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज नालसा संवाद। बेसिकली नालसा संवाद इज स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर मार्जिनाइज्ड वनरेबल आदिवासीज एंड डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स। कुछ जनजातियों को, कुछ एससी पीपल एंड जो अब जितने भी जो एसटी हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उन लोगों को भी जस्टिस मिले। जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है कि अगर उनका कोई उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो वो अपने जो है वो केस को लड़ सकें कोर्ट के अंदर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। तो उसके लिए इन्होंने नालसा संवाद अप्रैल 2025 में बाय नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सो नालसा को शुरू किसने किया है? ये जो स्कीम है नालसा संवाद, दैट इज बीन स्टार्टेड बाय नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग सबको इंश्योर करें इफेक्टिव जस्टिस, और स्पेशली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, पीवीटीजी, जो कि इंडिया में 75 पीवीटीजीज हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब। इन सारे लोगों को कैसे हम इफेक्टिवली एक्सेस दे सकते हैं जस्टिस का? किस किस को? याद रखना इसमें एससी ओबीसी इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एसटीज, फॉर पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स। Constitutional and legal provision, Article 39A, that is a part of DPSP, that tells that we should have equal justice and free legal aid. It was inserted by 42nd Amendment Act 1976. Every individual, it's the responsibility of a state that each and every individual should get the free and legal aid. Got my point? This has been mentioned. And parent law is National Legal Service Authority Act 1987, that is LSA Act 1987. These things comes under that. Or
for that we have established NALSA for the central level, where we have the SALSA for the state level, then we have DLSA that is for district level, and then we have the Taluka Legal Services, Taluk Legal Service Authority for the talukas. और नालसा functions under the Department of Justice, Ministry of Law and Justice. जो नालसा जो है that works under the Department of Law and Justice. Okay? तो उसमें लॉ एंड जस्टिस में जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके अंडर में ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, ये काम करती हैं. सेंट्रल लेवल के लिए नालसा है, स्टेट लेवल के लिए सालसा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए डीएलएसए है और तालुका लेवल के लिए टीएलएसए है. की फीचर्स क्या है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, हर वी हैव टू क्रिएट संवाद यूनिट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. संवाद यूनिट, संवाद का मतलब ही इन हिंदी संवाद मीन्स डिस्कशंस, डायलॉग. तो संवाद यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज एट द ताल्लुक लेवल. हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ताल्लुक लेवल पे. फिर उनके लिए एनुअल एक्शन प्लान्स बनाना है. फिर वी नीड अ ह्यूमन रिसोर्स कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ पैनल ऑफ लॉयर्स. वी शुड हैव पैनल ऑफ लॉयर्स. वी हैव पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो उनके पास में घर जाके जो है उनको हेल्प आउट कर सकें, preferably from the tribal communities. And it is better for the communication between for the vulnerable section of the society जिनकी मदद कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं. अगर ट्राइबल लोगों को लोगे उस पैनल के अंदर एज अ पैरा लीगल वॉलंटियर, सो इट वुड बी बेटर. ठीक है. फोकस एरियाज ऑफ द लीगल एड, कौन कौन से एरियाज में इनकी हेल्प करेंगे. अगर लैंड एंड फॉरेस्ट राइट का कोई इशू है, सो दे कैन हैव एक्सेस ऑफ दिस नालसा एंड सालसा. लैंड एंड फॉरेस्ट का कोई इशू है, अगर डिस्प्लेसमेंट यानी कि माइग्रेशन, अगर उनको डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, उनकी जमीन ले ली गई है, वही बात हो गई. लैंड एंड फॉरेस्ट राइट का इशू है तब भी कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन का कोई इशू है तब भी कर सकते हैं. वेलफेयर एंटाइटलमेंट्स, उनको क्या क्या वेलफेयर मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी पेंशन है कि नहीं है, और अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं. तो डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट के अंदर भी जो संवाद स्कीम है वो काम करेगी. तो ये हमें याद रखना है, लैंड फॉरेस्ट, डिस्प्लेसमेंट, वेलफेयर एंटाइटलमेंट्स, सोशल सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, इन सारों के अंदर जो है वो फोकस एरिया रहेगा लीगल एड का. फिर उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच मॉड्यूल, डोर टू डोर कैंपेन करना होगा. लीगल लिटरेसी सेशन इन द लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज होगी उनकी, ठीक है, उसके अंदर लिटरेरी सेशंस करवाने होंगे. लीगल सर्विस कैंप्स, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके. और हमें कोऑर्डिनेट करना है ग्राम सभा के साथ, ठीक है. और अर्ली लीगल इंटरवेंशन, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग लास्ट माइल जो दोज हु आर लिविंग एट द फार मोस्ट कॉर्नर्स ऑफ दिस कंट्री, उन तक भी जस्टिस पहुंच सके, कि उनके दरवाजे तक भी जस्टिस पहुंच सके. सो लास्ट माइल डिलीवरी, कल्चरल सेंसिटिविटी का हमें ध्यान रखना है. और कवरेज ऑफ द रिमोट ट्राइबल एरियाज, और हमें कवरेज करना है रिमोट ट्राइबल एरियाज का भी. स्केल एज ऑफ 2026, अभी 2026 में लगभग 690 यानी कि 690 संवाद यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूटेड एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे देश के अंदर 690 संवाद यूनिट्स हैं. नेशनल वाइड कवरेज थ्रू सालसा एंड डीएलएसए. मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क सबका अलग अलग है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर ये लोग रिव्यू करते हैं. नालसा इसको रिव्यू करती है नेशनल लेवल पे. नाउ अगेन क्वेश्चन है इसके ऊपर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नालसा संवाद स्कीम. It is implemented under the Legal Service Authority 1987, 100% correct. It is primarily target scheduled caste and other backward classes. No. It provides district level institution unit for legal outreach. Third, correct. So first and third would be the correct answer. Where is first and third? This. So B would be the correct answer of this question. Yes, B is the correct answer. Now, third topic, why the Jammu Kashmir shelved the Delk Lake restoration plan. Explain what environmental pressure have degraded the Dal Lake over the decades. Kashmir government this month decided to sell 406 crore rupees for the restoration and conservation plan for the famous Dal Lake in Srinagar. The decision was made public in the Jammu Kashmir Assembly in the response to a question by the ruling National Conference NC legislature Tanveer Sadiq. The government has now proposed an in situ conservation plan. So this topic is in environment also. in situ conservation क्या होता है, और ex situ on site पे जाके कहते हैं उसको क्या conservation को बोलते हैं, और off the site conservation करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं. You should know all these facts. Okay. Now Dal Lake location, ये situated at Dal Lake, Srinagar, Jammu Kashmir में, that lies in the foothills of the Jabarwan range connected to the Nigaon Lake. फिर उसके बाद में
ये फेडेड बाय द तलबाल नाला एंड अदर स्मॉल इनफ्लोज फ्रॉम द कैचमेंट एरियाज, अलग अलग जगह से आता है। टाइप ऑफ लेक अर्बन फ्रेश वाटर लेक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन जम्मू कश्मीर। जो डल लेक है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। ठीक है, नोन फॉर हाउस बोट्स हैं, फ्लोटिंग गार्डन्स हैं इसके अंदर, एंड शिकारा ट्रांसपोर्ट है, शिकाराज हैं, हाउस बोट्स हैं एंड फ्लोटिंग गार्डन्स हैं। और इसका प्लान जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है वो 2009 में ओरिजिनल प्लान आया था, जिसमें 416 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रोग्राम रखा था, जिसमें वी हैव शिफ्टेड 9,000 लेक ड्वेलिंग फैमिलीज और 9,000 इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। हमें इम्प्रूव करना होगा वाटर क्वालिटी, हमें रिड्यूस करना होगा इंक्रोचमेंट जो हो रहा है लेक की जमीन पे, और कंट्रोल करना होगा हमें एफ्लुएंट डिस्चार्ज, जो भी उस लेक के अंदर डिस्चार्ज जा रहा है उस डिस्चार्ज को हमें रोकना पड़ेगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस है, अभी टोटल 9,000 में से 1,808 फैमिलीज रिहेबिलिटेड इन 17 ईयर्स। 9,000 फैमिलीज में से सिर्फ 1,808 फैमिलीज को ही हम रिहेबिलिटेट करवा पाए 17 साल में। 27% ऑफ कंजर्वेशन टारगेट अचीव हो चुका है, 27% अचीव हो चुका है। ठीक है, रिलोकेशन साइट है अर्थ बेमाना, इन लोगों को रिलोकेशन साइट है अर्थ है बेमाना। ठीक है, बेमीना फ्लड प्रोन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसीज हैं, डिसीजन प्लान ऑफिशियली सेल्फ शिफ्ट टू कंजर्वेशन मॉडल की प्लान को अभी शिफ्ट कर दिया गया है इन सिटू मॉडल के अंदर। गॉट माय पॉइंट नाउ। एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं डल लेक को एज पर द 2022 SKUACT सर्वे ऑफ ऑफिशियल रिपोर्ट। एक्चुअली अनट्रीटेड जो सीवरेज जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा जा रहा है, अर्बन रन ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है, यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, नाइट्रोजन और फोस्फोरस, एक्सेसिव वीड ग्रोथ हो गई है डल झील के अंदर, बायोडाइवर्सिटी का अल्टरेशन हो गया है, और लोग एनक्रोच कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो गया है सेटलमेंट का विद इन द लेक, लेक के अंदर ही सेटलमेंट हो गया है, श्रिंक हो रहा है लेक का एरिया, और कैचमेंट एरिया का जो है वो डिग्रेड हो रहा है तेजी से, डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है, ग्रेजिंग बढ़ रही है, लैंड यूज चेंज हो रहा है, बहुत जल्द रिड्यूस करना पड़ेगा हमें इनफ्लो चैनल्स, जो कि बाहर से जो गंदा नाला आके या कोई भी इम्प्योर वाटर जुड़ता है उस लेक के लिए, तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। इन सेटू कंजर्वेशन प्लान है 2026 का, कि रिकमेंड करेंगे अलाउइंग ड्वेलर्स टू रिमेन, ड्वेलर्स रह सकते हैं, और रिकॉग्नाइज देम एज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इन ड्वेलर्स को भी वी हैव टू रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, JLK कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, दैट इज LCMA, और इसने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं और 58 हैमलेट्स। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ modular sewage treatment plant STPs in 6 hamlets, sewage management of 28 internal hamlets हो गया, degrading the interior channels, dredging of interior channels and revival of the water circulation। और ये जो इसकी DPR है, दैट इज डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो IIT रुड़की ने तैयार करके दी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा इसका 5 साल के पीरियड के लिए 2012 करोड़ रुपीस इसके लिए जो है वो खर्चा लगेगा। रिलेटेड स्कीम इंस्टीट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज है, PMDP इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ दल निगेन एंड लीगल इकोसिस्टम। LCMA रिस्पॉन्सिबल फॉर लेक प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कंजर्वेशन ऑफ प्लानिंग है। LCMA रिस्पॉन्सिबल रहेगी लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कंस्ट्रक्शन को, कि भाई किसी भी तरीके से लेक के ऊपर एक्सपेंशन ना हो या लेक के आसपास जो है सेटलमेंट ना बढ़े, खास करके नोटिफाइड एरिया के अंदर, और हमें कंजर्वेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी। वेटलैंड गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो डल इज अ प्रोटेक्टेड अंडर द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017। जो डल लेक है वो वेटलैंड रूल के अकॉर्डिंग एक कंजर्व्ड और प्रोटेक्टेड साइट है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर भी वो एक प्रोटेक्टेड साइट है। फिर अगेन एक क्वेश्चन आएगा, विद रेफरेंस टू द डल लेक इन जम्मू कश्मीर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट्स अ फ्रेश वाटर अर्बन लेक लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ जाबरवान रेंज, 100% करेक्ट। In 2009, the restoration plan envisages in situ conservation without the relocation of the dwellers. Nutrient enrichment in Dal Lake has contributed to the eutrophication and weed growth. So I think again first and third would be the best answer. In situ plan envisaged. Okay, हाँ ठीक है, again only first and third because it has been started in 2026. So that's why second option is not a correct option. Only first and third options are correct. So that condition satisfied in the option B. So the option B would be the correct answer. And then IT rules amended in 2026 and AI labeling, too fake to be good, and on AI generated imaginary labeling.
लेबलिंग ऑफ सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया इज अ मस्ट हो गया। आजकल सोशल मीडिया पे अगर कोई भी एडिट करके कोई कंटेंट डालता है, या एआई करके कोई एआई का यूज करके कोई डिबंक करके कोई वीडियो डालता है या फोटो डालता है, तो अभी ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप उस फोटो पे या उस वीडियो के ऊपर एआई लिखोगे, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये हो सकता है ये एआई जनरेटेड। लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। बैकग्राउंड क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स है, कोड अमेंडमेंट रूल 2026। ये नोटिफाई किया आईटी मिनिस्ट्री ने। की चेंज है मैंडेटरी प्रोमिनेंट लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड सिंथेटिक इमेजरी, कि एआई जनरेट उसको जो है आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी। पॉलिसी कंटेक्स्ट, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर एआई इम्पैक्ट सबमिट, इंडिया प्रिपेयर हो रहा है एआई इम्पैक्ट सबमिट के लिए। और गवर्नमेंट स्टैंड है रेगुलेट एआई ओनली एज ए नेसेसरी, रेगुलेट एआई ओनली एज ए नेसेसरी। कोर कंसर्न्स है रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ डीप फेक्स, कि आजकल डीप फेक बहुत हो रहे हैं। मान लो आपकी फोटो, आपका वीडियो किसी और के साथ लगा दिया जाए आपकी इमेज को टार्निश करने के लिए, आजकल तो बहुत इजी हो गया और पता भी नहीं चलता है। ठीक है। डीप फेक सिंथेटिक इमेजेस एंड वीडियोस, एआई मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल एंड सोशल कंटेंट, जो मैनिपुलेटिव सोशल कंटेंट है दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉर द स्टेबिलिटी इनसाइड ऑफ अ कंट्री। फिर मैंडेटरी कर दिया है, लेबल लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अर्लियर प्रपोजल ऑफ फिक्स्ड लेबल हो गया। ठीक है। स्कोप क्लैरिफाइड, लेबलिंग रिक्वायर्ड ओनली व्हेन कंटेंट सीक्स टू पास ऑफ एज रियल, रूटीन एडिटिंग एसोसिएटिव एआई एक्सक्लूडेड हो गया। यूजर ऑब्लिगेशन, यूजर मस्ट डिक्लेयर सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट, यूजर को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। जैसे मान लो ये फोटो लगा दिया, टेक्स्ट डिजाइन, अब ये एआई के साथ इसने फोटो लगाया, इसको भी पता है इसके साथ ऐसे फोटो खिंचाएगी तो ये खा जाएगा, मर जाएगी। ये सब एआई जनरेटेड फोटोज हैं। ठीक है। रैशनल फॉर एआई, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड फॉर लेबलिंग द एआई, ताकि पता चले डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी, प्रिवेंट इलेक्शन रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। फिर अवॉइड इम्पर्सोनेशन आइडेंटिटी फ्रॉड, पब्लिक राइट टू इन्फॉर्मेशन, हर पब्लिक का राइट है कि ये कंटेंट सही है कि गलत है, तो इसलिए एआई कंटेंट भी डालना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया पे फेक खबर जो है वो सोसाइटी के अंदर एक रक्स क्रिएट कर देती है, एक इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी जो क्रिएट हो जाता है फेक न्यूज से या फेक वीडियो से या फेक। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेबल एआई ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ट्रस्ट प्रिवेंट करेगा फाइनेंशियल फ्रॉड को, रेपुटेशन डैमेज हो गया। ठीक है। यू विल प्रिवेंट द फाइनेंशियल फ्रॉड, रेपुटेशन डैमेज हो गया। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में दो यूरोपियन यूनियन की डिजिटल सर्विस एक्ट है वो मैंडेट किया ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्लिगेशन। यूएस डिबेट ऑन एआई डिस्क्लोजर नॉर्म्स, नो यूनिफॉर्म फेडरल एआई लेबलिंग लॉ येट, अमेरिका में कोई एआई का लेबलिंग लॉ नहीं है। इंडियाज अप्रोच अलाइंस विद द ट्रांसपेरेंसी, और इंडिया जो है वो बिलीव करता है यूरोपियन यूनियन जैसे ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता है, अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन को भी ये अलाइन करता है। अर्लियर टाइम 24 से 36 घंटा, और 2 घंटे के अंदर अंदर बताना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे के अंदर आपको जो है बताना पड़ेगा, वरना takes down the first assess later model, public consultation before the change, ongoing court challenges to the RT rules। why regulation is, क्योंकि डीप फेक स्कैम हो रहे हैं, पॉलिटिकली मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, लोगों के साइबर हरेसमेंट हो रहे हैं, देर इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। दैट इज वाई द रेगुलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज देर आर डीप फेक स्कैम्स, political misinformation is there, cyber harassment is there, and national सिक्योरिटी थ्रेट इज देयर। वाई ओवर रेगुलेशन इज रिस्की? ओवर रेगुलेशन रिस्की क्यों है? क्योंकि इनोवेशन जो है वो स्लो डाउन होता है। ओवर रेगुलेशन, वाई ओवर रेगुलेशन इज रिस्की? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तुम किसी चीज को रेगुलेट करोगे बार बार में, लाइसेंसिंग ये लाओ वो लाओ, तो फिर जो है इनोवेशन लोग करेंगे नहीं, उनको लगेगा कि यार ये तो बार बार चेक करते हैं। कॉम्प्लाइंस कॉस्ट एस्केलेशन, इंटरनेशनल ट्रेड टेंशंस, इम्पैक्ट ऑन डिजिटल इकोनॉमी, ये सारी चीजें वाई ओवर रेगुलेशन इज द रिस्क इन दिस। फिर ये कुछ इसके लिए पार्लियामेंट में स्क्रूटनी करवाएंगे, ट्रांसपेरेंसी इन कंसल्टेंसी प्रोसेस, ये इसका सब वे फॉरवर्ड है। फिर उसके बाद ये 15 मार्कर 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है कि कैसे हम रेगुलेशन जो एआई जनरेटेड कंटेंट है इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द डेमोक्रेटिक, कि ये नेसेसरी है टू प्रिजर्व डेमोक्रेटिक एंड इंटीग्रिटी, बट एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, जो एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, रिस्क चिलिंग फ्री स्पीच में, एग्जामाइन द कंटेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, आईटी
एक्ट 2026। फिर यह पेरेग्रिन, द फाल्को पेरेग्रिन्स है, ये वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। दे कैन डाइव बॉम्ब प्रे एट 320 किलोमीटर पर एन आवर। ये बॉम्ब को डाइव कर सकते हैं, ठीक है, एट 320 किलोमीटर पर आवर ऑन द कॉस्ट डेजर्ट पीक वर्ल्ड वाइड। दे बिकेम इंडेंजर्ड इन 1970s के अंदर, ये इंडेंजर्ड हो गए थे पेस्टिसाइड पर्टिकुलरली डीडीटी की वजह से, वी आर पॉइजनिंग देयर डाइट एंड एग्स एंड द पेरिग्रीन्स क्रैश्ड बाय 90%, ये क्रैश कर गए 90%। द यूएस बैंड द डीडीटी व्हाइल साइंटिस्ट स्टार्टेड कैप्टिव ब्रीडिंग, और साइंटिस्ट ने इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करना स्टार्ट करी चिक इन द लैब्स। पेरिग्रीन ट्रैवलर हैप्पीली रोमिंग द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया भर में मस्त चक्कर करता रहता है। फिर छाबार पोर्ट के ऊपर है, जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है, ईरान अलोंग द गल्फ ऑफ ओमान, जो हमारा छाबार पोर्ट जहाँ पे है। नोटेबल ईरान ओनली ओशियनिक डीप वाटर पोर्ट है, ईरान का ये सिर्फ इकलौता वाटर पोर्ट है ऑफरिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द इंडियन ओशियन, क्योंकि इनके लिए भी डायरेक्ट एक्सेस होता है इंडिया के इंडियन ओशियन में। टर्मिनल ऑपरेशंस, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबली लिमिटेड आईपीजीएल हैज मैनेज द शहीद बसस्ती टर्मिनल सिंस 2018। इंडिया का जो इंडियन पोर्ट जो ग्लोबल लिमिटेड है आईपीजीएल, वो मैनेज कर रहा है शहीद बहिस्ती टर्मिनल सिंस 2018 को। फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडिया कमिटेड 120 मिलियन फॉर द डेवलपमेंट, कि इंडिया 120 मिलियन डॉलर जो है वो कमिटमेंट कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिंग द पेमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ यूएस सैंक्शन, कि यूएस सैंक्शन एक्सपायर हो उससे पहले इंडिया कमिटेड कर रहा है कि ये 120 मिलियन डॉलर का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आएगा। और 10 ईयर एमओयू साइंड इन मई 2024 टू इंश्योर कंटिन्यूड कोऑपरेशन। और 10 ईयर एमओयू भी साइन हुआ है इन द मई 2024 टू इंश्योर द कंटिन्यूड कोऑपरेशन। ये देखो मुंबई पोर्ट है, ये छाबार पोर्ट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस है। और छाबार पोर्ट का हमारे पास इसलिए भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि छाबार पोर्ट जो है हमें एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन देता है गल्फ में। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास अगर छाबार पोर्ट रहेगा और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइना के पास है, तो हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हमको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि हम चाइना को जो है वो कंटेन करके रख सकते हैं, खास करके इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। क्योंकि द मोमेंट चाइना ग्रो इट कैन इट अ प्रॉब्लम फॉर अस, इस तरह की कोई चीज चाहते ही नहीं है। सीवियर एज काउंटर बैलेंस टू चाइना एज बेल्ट रोड इनिशिएटिव एंड पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ छाबार पोर्ट ईरान इज स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट primarily because allows India to control major oil production field in West Asia, provide India's direct access to Afghanistan, Central Asia, bypassing Pakistan. Correct. First overseas naval base. No, B is the correct answer. Okay. Please like, comment, and share, and keep watching Shankar IAS. Meet tomorrow. Till then, take care.